डॉनबास के इलाके में भी कई मिसाइल अटैक्स हुए हैं और वहां के स्टेशन पर जब हुआ तो रूस को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, जिस हथियार को यूक्रेन दिखा रहा है वो हथियार तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो ये चीजें हो रही हैं और अगर रूस को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो इसका सीधा सा ये भी मतलब है कि सामने वाला भी अब थोड़ा मजबूत स्थिति में आ रहा है। और अगर जैसा कि जनरल मेस्टन कह रहे हैं जनरल सोई कि अगर वाकई यूनिलैटरल सीज फायर की तरफ देखना है तो फिर ये थोड़ा समझ नहीं आता कि रूस ऑक्यूपाइड टेरिटरी से पीछे हट रहा है क्यों, चाहे वो टैक्टिकल रहे, लेकिन आप तो चाहेंगे और ज्यादा बार्गेनिंग पावर आपकी रहे। नहीं, ऐसा है कि कंसोलिडेशन वाली बात भी होती है। जिस प्रकार से अभी रूस ने आगे तक बढ़ा, उन्होंने रियलाइज किया होगा कि उनके टूल्स बहुत ज्यादा फैल गए हैं और आगे कोई रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा है। हाँ। और जिस प्रकार से वहाँ का जो कंडीशन है, ग्राउंड कंडीशंस हैं, वो वहाँ पर लॉजिस्टिकली मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा जो कीचड़ है, वहाँ पे उनके जो आर्मर है, जो टैंक है, जो उनकी रशिया की मेन फोर्स है, वो कहीं कहीं स्टक हो रहे हैं और एक टारगेट बन रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस के, जो उनके छापामार युद्ध है, चाहे वो जेवलिन है या स्टिंगर के द्वारा हवा में फायर कर रहे हैं, वो अटैक किया जा रहा है। दूसरी बात, जिस प्रकार से जनरल मेस्टर बताते हैं, उस चीज़ को मैं करना चाहता हूँ कि इन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल ज़्यादातर उनके लॉजिस्टिक्स पर हमला करने के लिए किया है कि जैसे जहाँ उनके पेट्रोल आ रहे हैं, जहाँ लॉजिस्टिक्स आ रहे हैं, ताकि टैंक तो खड़े हैं लेकिन टैंक को चलने के लिए उसको हथियार चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए, उसको डीजल चाहिए। अगर वो खत्म है तो टैंक खाली एक लोहे का टुकड़ा है, वो खाली पड़ा हुआ, आगे क्या करेगा वो। तो ये सब चीज देखते हुए उन्होंने देखा होगा ये हमारा जो टैक्टिक्स काम नहीं कर रही है, जो लड़ाई की तरतीब काम नहीं कर रही है, तो इसको हम चेंज करें, इसको बदलाव लाएं इसमें लड़ाई के लिए। और यही एक कारण है, जैसा मैंने अभी बताया था, कि उन्होंने अपने कमांडर्स की बदली की है कि कुछ ना कुछ सोच में बदली करेंगे ताकि युद्ध को आगे बढ़ाया जा सके और जो सफलता वो हासिल कर सकते हैं वो हासिल करें, उसको मजबूत करें, उसको जैसे ईस्ट का इलाका है, साउथ का इलाका, जैसा भी आप बता रही थी, वो इलाके को पूरी पक्की तरह से अपने कब्जे में ले लें। ये और वो उससे तो सीधा आपको गलियारा भी समझ में आता है कि क्यों रूस ऐसा चाहेगा। लेकिन 9 मई की जो हम बात करते हैं ना, वो केवल संकेतों की बात नहीं है, बल्कि अगर हम यूरोप के उस क्षेत्र को देख लें, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, लेकिन बर्फ पिघलने का समय, हालांकि वो तो निकला जा रहा है बहुत तेजी से, लेकिन बर्फ पिघलने के समय कोई विदेशी ताकत नहीं चाहती है कि किसी दूसरे देश में उसकी सेना फंसे। बिल्कुल सही है। तो अब जो आपने बोला, मैं उस बात को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा कि जैसे रूस क्यों ईस्ट में इंटरेस्टेड है और कंसोलिडेशन में मान के चलता हूं। रूस को जैसे ये अभी हम नहीं मानते हैं कि रूस को भगा दिया यूक्रेनियन सेना ने, रूस रिट्रीट किया। सो इट्स अ कंसोलिडेशन एक्सरसाइज, एक तरीके से ऐसे देखते हैं। और दूसरी बात, अभी तक जितनी बैटल हो रही थी वो डिफेंसिव थी। उनके पास स्टिंगर था, उनके पास जैवलिन थी। स्टिंगर सरफेस टू एयर था और एयरक्राफ्ट के लिए था, और जैवलिन जो है टैंक्स के लिए थी। बट दीज आर डिफेंसिव वेपन्स, उनसे सिर्फ वो डिफेंड कर सकते थे। अब जो आपने इंटीग्रेट किया है अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जो ड्रोन्स को इंटीग्रेट किया है, ये अपने आप में एक ऑफेंसिव वेपन है। और उसको अगर इंटेलिजेंस से, जैसा कि जनरल मेस्टन बोला, जो उनके पास बहुत एक्यूरेट इंटेलिजेंस आ रही है। 2-3 प्लेन्स पर यूक्रेन बहुत भारी पड़ रहा है। एक तो फाइनेंशियल प्लेन पर, वो तो रशिया के अगेंस्ट ही चला गया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के प्लेन पे टोटली उनके अगेंस्ट है, वेदर इट्स, चाहे उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करना है या कुछ करना है। और तीसरा यह है कि इंटेलिजेंस प्लेन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होता है फॉर वॉर फाइटिंग, उनको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, वो एग्जैक्टली उन चीजों को तबाह कर सकते हैं। तो अब उसको तबाह करने के लिए उनके पास एयरफोर्स नहीं थी, क्योंकि एयरफोर्स के जहाज बड़े होते हैं, वो इनके एयर डिफेंस को गिरा सकती थी। लेकिन यूक्रेन जब ये लेके आएगा, यूकाव्स आ जाएंगे और ये ड्रोन्स आ जाएंगे, कॉम्बैट ड्रोन्स आ जाएंगे, तो अपने आप में स्थिति को पूरा बदल देंगे। उसी बदली हुई स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कमांडर के चेंज को भी। कमांडर ऐसा लाना पड़ेगा जो इस नाव, अभी एक अलग तरीके से शतरंज की बाजी बिछ गई है, उसको खेलना आना चाहिए। और इसमें बहुत जरूरत पड़ी, क्योंकि सीरिया में उसी टाइप का एनवायरनमेंट था। हाँ। वो एनवायरनमेंट सीरिया में था, उस एनवायरनमेंट को ट्रांसपोज यहां कर रहे हैं। अभी तो कोई एनवायरनमेंट नहीं था। तो ये फेज 2 चल रहा है। फेज 2 में मुझे ये लगता है कि रशिया की कोशिश रहेगी कि हम डिग इन कर जाएं वेस्ट ईस्ट को लेकर के, जो आपके चैनल से भी आया बार बार। मैरियोपोल में 80 to 90% कब्जा हो चुका है। ईस्ट में उनकी सिंपैथी भी है जनरल पब्लिक की, और उनका कब्जा भी है। उसका एक रीजन और है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, कि 80% गैस डिपॉजिट्स और मिनरल डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट्स इंक्लूडेड, ईस्टर्न साइड में या सदर्न साइड में। तो अगर आपने क्रिपल करना है इकोनॉमी को या उसको कब्जे में करना है, तो आपको इन 2 इलाकों पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और इस तरह की रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही थी ना कि जो रूस की सेना जो हटी है कीव के आसपास वाले इलाकों से, उन्हें क्रीमिया ले जाने की बात भी आ रही है। और हाँ। इस दावे को बहुत ज्यादा बल इससे मिलता है। लेकिन दोनों देश जो हथियार इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, रूस की तुलना, हालांकि दुनिया की महाशक्तियों में से एक रही है, इसलिए रूस की तुलना यूक्रेन से करना, लेकिन यूक्रेन को दुनिया के बाकी सारे देश हथियार
देकर मजबूत कर रहे हैं। तो भले ही जार जो बॉम्ब है, जिसको मतलब जो सबसे घातक माना जाता है रूस का, अगर वो सामने है, तो जैसा कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि जावलिन मिसाइलें जो कि ज्यादा डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो रही। मैं एक बात कहूंगा, आखिरी 1 सेकेंड, एक बात यह है कि रूस की लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं है, ये मान के मत चलिएगा। रूस की लड़ाई $1.7 ट्रिलियन के डिफेंस फोर्स से है, क्योंकि जो पूरा नाटो है यूएस को लेकर के, उसका डिफेंस बजट बहुत बड़ा है। हाँ। और अगर आप देखिए उसका इक्विवेलेंस सिर्फ एक जगह पर है, वो इक्विवेलेंस है सिर्फ वो जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हाँ। वहां पे ये बैलेंस में है, दोनों करीब करीब साथ साथ हैं, और टैंक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बाकी चीजों में कम से कम 1:4, 1:5 का डिफरेंस है। हाँ। तो रूस भी नहीं चाहेगा कि नाटो को डिस्टर्ब करे, नाटो भी रूस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि एस्केलेशन लैडर पर रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जिसकी हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं और जिसका हमेशा हमें भय भी रहता है, डर भी रहता है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए।